गुड इवनिंग एवरीवन। इज माय वॉइस एंड वीडियो क्लियर? आवाज और वीडियो क्लियर है? यस सर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो थोड़ा सा जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कल सेल के बारे में हमने देखा था। ठीक है, थोड़ा सा। हाँ, सभी को गुड इवनिंग। थोड़ा सा जेनेटिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये जेनेटिक्स का जो सिलेबस है ना, ये 8, 9, 10 में नहीं है। ओके, 11, 12 के एनसीईआरटी में है। तो पूरा 11, 12 का एनसीईआरटी हमें नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जिसको उठाकर हमें पढ़नी है। जो भी हम आपको यहाँ पढ़ा दे रहे हैं, दैट विल बी मोर देन इनफ। ओके, सो दिस जेनेटिक्स वाला पार्ट स्टार्ट्स विथ व्हाट? डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, आरएनए को क्या बुलाते हैं बेटा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए को क्या बुलाते हैं? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी। ऑक्सी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। डीऑक्सी का मतलब क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीजन कम। ठीक है, तो ध्यान से देखो। कैन यू सी दिस राइबोस स्ट्रक्चर ऑन राइट हैंड साइड? ये राइबोस का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। और डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है। कैन यू सी दिस? इस दोनों स्ट्रक्चर में बस और बस ये वाला पार्ट देखो, ये वाला। ठीक है, और ये वाला क्या मिसिंग है? डीऑक्सीराइबोस में एक ऑक्सीजन क्या होता है? कम होता है। इसीलिए राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, एक ऑक्सीजन इज लेस। क्लियर है? डीएनए को डीऑक्सीराइबोस क्यों बुलाते हैं? डिड यू न्यू दिस? ये पता था आपको? वाई डीऑक्सीराइबोस? डीऑक्सी, पूरा स्ट्रक्चर एक जैसा होता है बेटा, और एक जगह पर अलग होता है। वो कौन सा जगह है? मैंने आपको वो दिखा दिया। क्या अलग होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है सभी को ये चीज? नाउ, राइबोन्यूक्लिक एसिड हो या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो, डीएनए हो या आरएनए हो, these are made up of 3 सेगमेंट्स। पहला, दूसरा और तीसरा। एक सेगमेंट को बुलाते हैं फॉस्फेट ग्रुप, दूसरे सेगमेंट को बुलाते हैं शुगर। तो राइबोज में राइबोज वाला शुगर, डीऑक्सीराइबोज में डीऑक्सीराइबोज वाला शुगर, जो शुगर का हमने देखा था स्ट्रक्चर। और तीसरा कंपोनेंट होता है नाइट्रोजीनस बेस। तीसरा कंपोनेंट होता है नाइट्रोजीनस बेस। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात। नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में और आरएनए में कॉमन होते हैं। साइटोसाइन, ग्यूवानाइन एंड एडेनाइन, ये तीनों क्या है? नाइट्रोजीनस बेस। ये दोनों में ही कॉमन होते हैं। बट एक नाइट्रोजीनस बेस जो है वो डीएनए में अलग होता है, आरएनए में अलग होता है। वो कौन सा है? डीएनए में होता है थायामीन और आरएनए में होता है यूरासिल। ठीक है, कहने का मतलब है आरएनए में ये चारों होंगे, 1, 2, 3 और 4। डीएनए में ये चारों होंगे, 1, 2, 3 और 4। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? बाकी स्ट्रक्चर तो आपको दिख रहा होगा। स्ट्रक्चर इज, डीएनए का स्ट्रक्चर दिख रहा है डबल हेलिकल, है ना? 2 हेलिक्स बने हुए हैं चेन की तरह। तो इट्स अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसी को और क्या बोला जाता है? डबल स्ट्रैंडेड। बट राइबोन्यूक्लिक एसिड इज व्हाट? सिंगल स्ट्रैंडेड, एक स्ट्रैंड है। दूसरा मिसिंग है ना बेटा, ये वाला नहीं है ना, तो सिंगल स्ट्रैंड। डीएनए और आरएनए। नाउ, जब हम डीएनए की डिस्कवरी देखते हैं तो आप क्या देखोगे?
Watson and Crick is responsible for giving this double helical structure of DNA. Watson and Crick, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. अच्छा, एक चीज और एक रह गया. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ध्यान से वहां पर? कैन यू सी दैट? ये जो एक हेलिक्स दूसरे हेलिक्स से अटैच्ड है, इट इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. याद रखिएगा, क्लास 11 12 के एनसीईआरटी में दे रखा है. इट इज हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, क्लियर है? कुछ पूछना हो डीएनए आरएनए में? एनीवन? एनीथिंग डीएनए आरएनए? देखो, जो भी टेक्निकल वाली चीजें हैं ना, मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पर. रटने वाली चीजें तो क्वेश्चन देखकर भी रट सकते हैं, है ना, एग्जाम वाला. डीऑक्सीराइबोज क्यों, हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स क्यों, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. कुछ पूछना हो डीएनए आरएनए में किसी को? नो सर. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ क्लास 11 एंड 12 इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. हाँ भाई, किसी को पता है क्या होता है ये? एनीवन? देखो, पूरा 11 12 एनसीईआरटी मत पढ़ने बैठ जाना बायो का, नॉट रिक्वायर्ड. जितना पढ़ा रहे हैं उतना 11 12 का पढ़िए बस, इससे ज्यादा नहीं. ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, डू यू नो थिंग्स? क्या होता है ये? किसी को भी कोई आइडिया है? नो. बेसिकली these two process are protein making process. डीएनए जो है, इट इज द स्टोर ऑफ, बेटा गेस नहीं करना है, ओके भाइयों में. डीएनए इज द स्टोर ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन. ठीक है, डीएनए जो है वो सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. अच्छा, ये इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होती है. तो दूसरे जनरेशन में जब वो डीएनए आएगा तो दूसरे के बॉडी में उस इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करने के लिए प्रोटीन बनाना होगा. तो इट हैपेंस थ्रू व्हाट? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. ठीक है, क्या होता है ये देखिए. नाउ दिस इज द डीएनए, ये हमारा डीएनए है. ठीक है, स्टेप 1 में क्या होता है बेटा? ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना, ATGC AA, ठीक है, कैन यू सी दिस? ऑल दीज इंफॉर्मेशन ATGC, ठीक है, इसका ये कोडेड फॉर्म में है. ठीक है, कोड के फॉर्म में. इसका होता है डीकोडिंग. ठीक है, और डीकोडिंग होने के बाद इसको मैसेंजर आरएनए पर कॉपी किया जाता है. ठीक है, ये जो कोड्स हैं इसको डिकोड होता है, और डिकोड होने के बाद mRNA पर डाला जाता है. ठीक है, ये जो प्रोसेस ऑफ डीकोडिंग है, दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. और ये न्यूक्लियस में होता है. ठीक है, आप सिंपली ध्यान ये रखोगे कि डीएनए जो कोडेड फॉर्म में है उसको पहले डिकोड करते हैं. तो वो जो डिकोडिंग का प्रोसेस है, दैट इज व्हाट ट्रांसक्रिप्शन इज. इट हैपेंस इन न्यूक्लियस. ना, ये जो डिकोड होके mRNA अब बन गया है, अब ये mRNA पहुंचेगा राइबोसोम्स के पास. और राइबोसोम्स का क्या फंक्शन पढ़ा था मैंने कल सेल में? बताइए जल्दी से. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? वेरी गुड. तो
ये जो mRNA है पहुंचता है राइबोसोम्स के पास और बनता है राइबोसोमल RNA एंड दिस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन। तो एम मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, द प्रोटीन मेकिंग प्रोसेस फ्रॉम एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो एकदम संक्षेप में बताया बेटा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये अलग अलग स्टेप नहीं होता, एक ही साथ होता है, बट प्रोसेस का नाम हमने अलग अलग दिया है। ठीक है, क्लियर है सभी को? कर लेंगे। अगर क्वेश्चन आया ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से तो एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, क्या कि न्यूक्लियस में जब जेनेटिक कोड जब डिकोड होता है तो उस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? तो आंसर इज ट्रांसक्रिप्शन। या फिर न्यूक्लियस के बाहर जब ये जेनेटिक कोड एमआरएनए के थ्रू प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? ट्रांसलेशन। ऑप्शन में सब होगा बेटा, ऑप्शन में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब होगा, बट आपको खोज कर लिखना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? नो। The third thing is process of cell division. ठीक है, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल डिवीजन को पढ़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पूरे बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। एक रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। मेल गैमेट को क्या बुलाते हैं? स्पर्म। और फीमेल गैमेट को क्या बुलाते हैं? ओवम, एग्स या फिर ओवम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स। और इसके अलावा जो भी सेल्स है ना, उसको नॉर्मल बॉडी सेल्स हम बुला रहे हैं। तो जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होता है बेटा, ये आइडेंटिकल डिवीजन होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो इससे टूटकर दो सेल्स बनते हैं। और ये जो दो सेल्स बने ना, ये अपने ओरिजिनल सेल के हूबहू कॉपी होते हैं। हूबहू कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी। मतलब जितना जेनेटिक मटेरियल यहां होगा उतना ही जेनेटिक मटेरियल इनमें भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके के डिवीजन को हम बुलाते हैं मीटोसिस। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज मीटोसिस। बट एक सेल डिवीजन होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, उसमें सेल डिवीजन कैसे होता है? नाउ सपोज दिस इज अ मेल गैमेट और अ फीमेल गैमेट। ठीक है, इसका जब सेल डिवीजन होगा तो इट गेट्स डिवाइडेड इनटू, इन द फाइनल स्टेज, चार भागों में बंटते हैं। ठीक है, फाइनल स्टेज में जो डॉटर न्यूक्लियाई बनता है ये चार भागों में बनते हैं। और मजेदार बात क्या होता है इन चार भागों का, कि जितना जेनेटिक मटेरियल पेरेंट में प्रेजेंट होता है उसका आधा जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जितना जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल में प्रेजेंट होता है उसका आधा कितना प्रेजेंट होता है? हाफ जेनेटिक मटेरियल इन डॉटर सेल। This type of cell division is known as meiosis. मीटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस क्लियर है? पहले ये बताओ। मीटोसिस मतलब जैसा पुराना सेल है वैसा ही दो गो नया सेल बन जाएगा, नॉर्मल बॉडी सेल्स का। रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो रिप्रोडक्टिव सेल है वैसा ही डॉटर न्यूक्लियाई नहीं बनते हैं,
रिप्रोडक्टिव सेल में जो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल आधा हो जाता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, मियोसिस। नाउ द क्वेश्चन इज, ये आधा क्यों होता है? किसी को पता है? एनीवन? सेल डिवीजन इज गिवन इन क्लास 9 एनसीईआरटी। क्यों आधा होता है? व्हाई इट बिकम्स हाफ? नहीं नहीं, मैंने आप नहीं पूछा, मैंने ये नहीं पूछा हाफ स्पर्म से हाफ ओवम से, मैंने पूछा क्यों होता है, व्हाई हाफ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? पूरा क्यों नहीं? उसका एक लाइन में अगर हम रीजन लिखें तो वो ये है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in an individual is fixed। भले फादर हो, मदर हो या चाइल्ड हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा फिक्स रहेगा। वो भी कितना? 46 नंबर्स, या फिर इसी को और क्या बुला सकते हैं, 23 पेयर्स। ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा वो भी समझाएंगे, अभी रुक जाओ। अभी बस इतना समझो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज फिक्स्ड इन एन इंडिविजुअल। टोटल नंबर कितना है? 46, उसी को और क्या बोल सकते हैं, 23 पेयर्स। क्लियर है ये चीज? नाउ सी दिस, दिस इज फ्रॉम फादर मेल गैमेट, मेल लिख लेते हैं, एंड दिस इज फीमेल गैमेट। हैंग हो गया है बेटा, 2 मिनट। Yes, give me. This is female gamete। फादर के सेल में, फादर वाले स्पर्म सेल में 46 मान लेते, ठीक है। मदर के ओवम वाले सेल में 46। तो जब ये दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 92। चाइल्ड में कितना क्रोमोसोम हो गया? 92। होना कितना चाहिए था? 46। समझ में आया? मैंने ये मान लिया कि मेल गैमेट में मान लो 46 हैं, आधे नहीं हुए। फीमेल गैमेट में भी 46 हैं, वो भी आधे नहीं हुए। तो दोनों का जब फ्यूजन होगा टू फॉर्म जाइगोट, कितना क्रोमोसोम हो जाएगा? 92। ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो देखो, स्पर्म सेल जब बना, मेल का जब सेल बना तो 23, जब फीमेल का ओवम बना तो 23। अब ये दोनों फ्यूज होगा तो चाइल्ड में कितना? 46। तो जब मेल गैमेट बनता है एज एन इंडिविजुअल, ऑलरेडी जो सेल डिवीजन होकर जो नया सेल बनता है उसमें 23 फ्रॉम मदर एंड 23 फ्रॉम फादर, 46। कुछ पूछना हो किसी को 46 के बारे में? नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर ज्यादा हो गया तो क्या हो? ठीक है, ज्यादा हो गया तो क्या हो? ज्यादा हो गया तो देखो क्या होगा। से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल कितने पेयर्स बोला बेटा मैंने? हमने 23 पेयर्स, है ना, 23 पेयर्स। तो 23 पेयर्स जो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो मान लेते हैं 21 नंबर पर जो क्रोमोसोम है उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए, मान लेते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज ट्राइसोमी 21। दिस कंडीशन इज नोन एज ट्राइसोमी 21, और इसको हम क्या बुलाते हैं? डाउन्स सिंड्रोम। दिस इज नोन एज डाउन्स सिंड्रोम, और ये एक तरीके की बीमारी है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होने पर बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते। ठीक है, मान लो 11th क्रोमोसोम खराब हो गया, तो इट में रिजल्ट इन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। दीज ऑल आर जेनेटिक डिजीजेस। सारे जेनेटिक डिजीज याद नहीं करते, कुछ हैं जेनेटिक डिजीज। मतलब it is because of what? It is because of changes in chromosomes, changes in genes. ठीक है, क्लियर है ये चीज सभी को? मीटोसिस, मियोसिस, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ठीक है, एक चीज और इसी से रिलेटेड है, उसको भी कर लेते हैं यहीं पर। फादर का जो क्रोमोसोम होता है, इट कंटेन्स टू काइंड्स ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई का पेयर होता है। मदर में जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स और एक्स का पेयर होता है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मतलब जब गैमेट्स बनेंगे, रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे, तो ये टूटेगा। एक्स वाई क्या चीज में टूटेगा? एक्स में और वाई में। मदर का जो गैमेट है वो क्या चीज में टूटेगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन? आधा होना है ना, एक सेल में एक्स, दूसरे वाले में एक्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज यहां तक? नाउ सी परमुटेशन कॉम्बिनेशन। जाइगोट बनना है, तो जाइगोट में क्या हो सकता है? ये वाला एक्स इस वाले एक्स से कंबाइन करे, क्या बनेगा? एक्स और एक्स। या फिर ये भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, ये वाला एक्स इस वाले एक्स से कंबाइन कर जाए, तो क्या होगा? एक्स और एक्स। दोनों अलग अलग है बेटा, ध्यान रखना, एक नहीं है। सिमिलरली ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, ये वाई इस एक्स से कंबाइन कर जाए तो क्या बनेगा? वाई और एक्स। ये वाला वाई इस एक्स से कंबाइन कर जाए तो क्या बन जाएगा? वाई और एक्स। तो चाइल्ड का अगर आपसे जेंडर पूछा जाए तो पहले केस में क्या है? फीमेल। दूसरे केस में बनने के चांसेस क्या है? फीमेल, फिर मेल। फीमेल मेल कैसे देख लिया हमने? हमने ऑलरेडी डिफाइन किया ना, फीमेल में कैसा क्रोमोसोम होगा? डबल एक्स। मेल में कैसा क्रोमोसोम होगा? वाई और एक्स। तो जो चाइल्ड है बेटा, चाइल्ड का जो अगर मान लो सेक्स डिटर्मिनेशन देखा जाए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फीमेल चाइल्ड? प्रोबेबिलिटी निकालने आता है आपको? प्रोबेबिलिटी निकालने आता है आपको? तो प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालिए, टोटल आउटकम्स कितने बेटा? 4। मैंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड, फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2। दिस इज व्हाट? 50%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल चाइल्ड? तो टोटल आउटकम कितने हैं? इन चारों में से कोई एक होगा, 4। और फेवरेबल आउटकम क्या है? मेल चाइल्ड का 2, अगेन 1/2। तो कहने का मतलब है कि बॉय होगा या गर्ल चाइल्ड होगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? सेम, 50%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ बॉय चाइल्ड
और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ गर्ल चाइल्ड इज सेम, इज 50%। क्लियर है ये चीज? पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, whose reproductive cell determines the sex of the child? Whose reproductive cell determines the gender of the child? देखो ध्यान से, मदर में तो दोनों ही एक्स और एक्स हैं, बट फादर में एक्स और वाई है। तो वाई कहां, देखो वाई आएगा वही डिटरमाइन करेगा। वाई अगर नहीं आया, दोनों एक्स हो गए, ठीक है, तो फीमेल। वाई अगर आया तो मेल। तो ये कौन डिटरमाइन कर रहा है? इट इज डिटरमाइंड बाय फादर। It's the male reproductive cell which determines the gender of the child, not female. क्लियर है सभी को? कुछ पूछना हो? क्यों ऐसा होता है दिख गया? आज तक तो खाली रटा होगा आपने। ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा, इट विल बी डिटरमाइंड बाय द रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ द फादर। फादर का कौन सा सेल कंबाइन किया है? अगर एक्स कंबाइन कर गया तो फीमेल, वाई कंबाइन कर गया तो। कुछ पूछना हो यहां तक? एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड टिल हियर? नो। चलिए आगे। जेनेटिक्स में अगला है, दिस इज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, also given in class 10 NCERT. Mendel's experiment, also given in class 10 NCERT. अब ध्यान से इस चीज को समझना, ठीक है, समझने वाली चीज है। नाउ इट वाज हाइपोथेसाइज्ड, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ऐसा सोचा, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट दिया गया, एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, ओके, एक प्रेडिक्शन किया गया। क्या प्रेडिक्शन किया गया? ये लेफ्ट वाला फिगर देखो। अगर आप टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस करते हो, तो प्रिडिक्शन ये किया गया कि पहले जनरेशन में, पहले जनरेशन को हम क्या बुला रहे हैं? F1। सारे के सारे प्लांट जो होंगे किस हाइट के होंगे? मीडियम हाइट के होंगे। ये प्रिडिक्शन किया गया, ठीक। नाउ ये जो मीडियम हाइट के जो प्लांट्स आए फर्स्ट जनरेशन में, पहला प्लांट आया, दूसरा प्लांट आया, तीसरा प्लांट आया, तो इसी प्लांट के साथ इसको फिर से क्रॉस कराया गया। तो प्रिडिक्शन क्या बोलेगा? दो मीडियम क्रॉस करेंगे तो इसके अगले जनरेशन में सारे के सारे प्लांट क्या होने चाहिए? सारे के मीडियम होने चाहिए। ये प्रिडिक्शन था। प्रिडिक्शन मॉडल समझ में आया? व्हाट वाज द प्रेडिक्टेड मॉडल? बेसिकली दो प्लांट स्पीशीज को क्रॉस कर रहे। प्रेडिक्टेड मॉडल समझ में आया सभी को? हाँ या ना? नाउ मेंडल ने क्या किया, इस प्रिडिक्टेड मॉडल को सोचा कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं इसको लैब में और वेरीफाई करते हैं। तो मेंडल ने लिया मटर का प्लांट, पी प्लांट, ठीक, एक बड़ा पी प्लांट टॉल और दूसरा शॉर्ट, दोनों को कराया क्रॉस।
ठीक है, अब ये एक्चुअल चल रहा है बेटा, एक्चुअल प्रिडिक्शन तो हो गया, क्या होना चाहिए था। जब दोनों को क्रॉस कराया तो आपको क्या दिखा, फर्स्ट जनरेशन में, पहले जनरेशन में सारे के सारे टॉल आ गए, मतलब अपना प्रिडिक्शन गलत, हम जो प्रेडिक्ट कर रहे थे आज तक वो गलत हो गया। और जब पहले ही जनरेशन के प्लांट, काफी सारे प्लांट्स आए होंगे, उनका इसी जनरेशन के प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया, ठीक है, तो टॉल और टॉल मिलकर टॉल आना चाहिए था सारा, बट हुआ क्या, 3 टॉल आए और 1 शॉर्ट आया, ये रेशियो में आया। ओके, हर 3 टॉल प्लांट के लिए 1 शॉर्ट आया। ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इन सेकेंड जनरेशन। एक्सपेरिमेंट समझ में आया, पहले ये बताओ, प्रेडिक्शन समझ में आया, एक्सपेरिमेंट समझ में आया सभी को। सभी को गुड। यहां से इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन दिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। इन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन ये दिया कि देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ट्रेट। ट्रेट मतलब प्लांट शॉर्ट है, मीडियम है, लॉन्ग है, मतलब टॉल है। ये टॉल शॉर्ट मीडियम ये सब क्या है, ट्रेट। ट्रेट दूसरी भी चीज से भी आप देख सकते हो, आंखें ब्लू हैं, ग्रीन है, क्या है, दैट इज अ ट्रेट। तो ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये किया कि देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ट्रेट। एक कॉपी को आप बुलाते हो डोमिनेंट ट्रेट और दूसरे कॉपी को बुलाते हो रिसेसिव ट्रेट। देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ट्रेट, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, ठीक है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा, दीज ट्रेट आर passed on from one generation to the other। ये कैसे एक्सपेरिमेंट, ये कैसे पता चला, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे गया। अगर ये नहीं हो रहा होता दूसरा वाला, तो क्या आपको सेकेंड जनरेशन में शॉर्ट प्लांट दिखता, नहीं दिखना चाहिए था। अगर शॉर्ट का ट्रेड इस टॉल वाले में नहीं आया होता, तो क्या ये टॉल वाले आपस में क्रॉस होकर कभी भी शॉर्ट देते। इसका मतलब है कि शॉर्ट का तो ट्रेड आया, बट दैट वाज रिसेसिव, दबा रह गया। टॉल वाली कॉपी ज्यादा थी, इसीलिए प्लांट सारे टॉल हो गए, ठीक है, समझ में आया ये चीज। तो दीज ट्रेट आर पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर। भले फर्स्ट जनरेशन में शॉर्ट वाला ट्रेट ना दिखे, बट आगे की जनरेशन में दिख रहा है, मतलब पास ऑन हुआ होगा तभी हुआ होगा ऐसा। पास ऑन अगर नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। क्लियर है सभी को। ऑब्जर्वेशन जो ध्यान रखना है आपको, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट क्लास 10 एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना और कंक्लूजन भी ध्यान रखना एक्सपेरिमेंट में। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट, मतलब रेशियो इज 3:1। पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म।
जेनेटिकली मॉडिफाइड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म मॉडिफाइड? या तो आप कोई जीन ऐड कर दें, नॉर्मल सीक्वेंस में एक जीन ऐड कर दिया तो जीन मॉडिफाई हो गया, या तो आप जीन को सब्ट्रैक्ट कर दें. ठीक है, या तो आप जीन कुछ एक्स्ट्रा डाल दें या कुछ हटा दें. तो बोथ इज कंसिडर्ड एज व्हाट? मॉडिफिकेशन. ठीक है, तो इस मॉडिफिकेशन से जो क्रॉप्स बनता है उसे हम क्या बुलाते हैं? जीएम क्रॉप्स. The only GM crop that is allowed to be grown in India is a commercial crop of cotton. Allowed for commercial cultivation. Cotton. ना, एक चीज और हम यहां पर ध्यान देंगे. एक वर्ड आता है ट्रांसजेनिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक? एडिंग ऑफ फॉरेन जीन, adding of foreign material or foreign gene in the given gene is called ट्रांसजेनिक प्रोसेस. इससे जो क्रॉप बनेगा उसे हम क्या बुलाएंगे? ट्रांसजेनिक क्रॉप. तो सर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, अगर आप फॉरेन मटेरियल ऐड कर रहे हैं. सेम ही प्लांट का मटेरियल ऐड कर दोगे तो ट्रांसजेनिक नहीं बोलेंगे. ठीक है. नाउ there is an example of transgenic crop which was in news named as DMH11. सुना ये नाम? Have you heard this name? DMH11? Yes, sir. Very good. Now, what is the full form of this DMH? अरे बीटी कॉटन गया, ये मस्टर्ड है. काहे का ब्रिंजल. व्हाट इज डीएमएच? क्या है डीएमएच? बताइए जरा. डीएमएच stands for धारा मस्टर्ड हाइब्रिड. तो बेसिकली किस प्लांट का है ये? मस्टर्ड प्लांट का है. ओके. एंड व्हाट डज दिस 11 stands for? काहे का 11? DMH12 का है नहीं. 2011. यही सब गेस कीजिए आप. गए काम से. आधा पढ़ोगे ना जब भी करंट अफेयर्स तो यही हाल होगा, और रट कर पढ़ोगे तो यही हाल होगा. नहीं पढ़ा होगा न्यूज़पेपर से तो कतई नहीं पढ़ा होगा, इतना तो मैं श्योर हूं 100%. कोई किताब जर्नल उठाया होगा और पलट लिया होगा DMH11 DMH, या क्वेश्चन कहीं टिक मारा होगा. ठीक है. दिस 11 stands फॉर 11th जनरेशन. फॉरेन मटेरियल जब आप ऐड कर रहे हो, ऐसा कितने जनरेशन तक ऐड किया? 11 जनरेशन. मेंडल ने कितने जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट किया? 2 जनरेशन तक. तो 11th जनरेशन में जो क्रॉप मिल रहा है दैट इज व्हाट DMH11 इज. और इसका अभी इंडिया ने फील्ड ट्रायल्स अलाउ किया है. कॉमर्शियल ट्रायल्स नहीं, फील्ड ट्रायल्स हैज बीन अलाउड. ध्यान रखिएगा. दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज. और सबसे अच्छी बात है कि इट हैज बीन मेड बाय व्हाट? यूनिवर्सिटी इन दिल्ली. इंडिया का है ये. ठीक है.
क्लियर है ये चीज सभी को? दिस इज विद रेस्पेक्ट टू जीन, जेनेटिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स। कुछ पूछना हो आज की क्लास में तो बता दीजिए, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड। एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? नो सर। So if not asked, then the next is प्लांट किंगडम। अगला जो टॉपिक है, प्लांट किंगडम एंड प्लांट मॉर्फोलॉजी। बिल्कुल। हर जगह होता है भाई, क्यों नहीं होगा सेल डिवीजन? ठीक। प्लांट किंगडम और प्लांट मॉर्फोलॉजी, तो दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम क्लास 9 एनसीईआरटी। अभी नए सिलेबस में नहीं है, पुराने सिलेबस का है ये, मतलब पिछले साल तक के सिलेबस का है ये, नई किताब में नहीं है। ओके, सो we'll start with this. We'll start with this. चलो, हाउ इज प्लांट किंगडम डिवाइडेड? हेडलाइन लिख लिया होगा ना, ये सब डिलीट मार देते हैं, बस चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं। हाउ दिस ग्रुपिंग इज डन एंड हाउ इट इज डिवाइडेड। अब देखो यार, मैं एक आदमी बना रहा हूं ऐसा, क्या आप इसका हेड, इसका शोल्डर, पेट, पैर, हाथ अलग अलग बता सकते हैं? अगर मैंने बस खाली आपको ये करके दे दिया तो बता सकते हैं? तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं? नॉन डिफरेंशिएटेड। मतलब आप किसी भी चीज को ना अलग से नहीं पढ़ सकते कि ये हेड है, ये टेल है, ये लेग्स है, ये हैंड है, आप नहीं बता सकते, नॉट डिफरेंशिएटेड। तो वैसे प्लांट्स जिसमें प्लांट की बॉडी को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, दे आर नोन एज थैलोफाइटा। सबका एग्जाम्पल लिखेंगे बाद में, अभी नहीं। थैलोफाइटा क्लियर है? वैसे प्लांट्स जिसके आप पार्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कौन सा लीव है, कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट है, नहीं कर सकते। ठीक। थैलोफाइटा, कुछ पूछना हो किसी को थैलोफाइटा में? एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू थैलोफाइटा? एग्जाम्पल लिखेंगे, है एग्जाम्पल दे रखा, मार्क करेंगे एग्जाम्पल, डोंट वरी। बट पहले ये पढ़ने के बाद, और बशर्ते कि टाइम परमिट्स, टाइम लगेगा इसको बताने ना। जिनके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है उसे हमने क्या बोल दिया? थैलोफाइटा। अब जिनके पास है उनको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहले वाले को बुलाते हैं विद वास्कुलर टिश्यू, और दूसरे वाले को बुलाते हैं विदाउट वास्कुलर टिश्यू। अब मजेदार बात है, व्हाट इज दिस वास्कुलर टिश्यू? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। वास्कुलर सिस्टम आखिर होता क्या है, वास्कुलर टिश्यू आखिर होता क्या है? तो वास्कुलर सिस्टम वैसा सिस्टम होता है, एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है for transport of water and for transport of food। ऐसा सिस्टम अलग से बना होता है
जिसमें आप फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वाटर और मिनरल को जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो वैसे टिश्यूज को हम बुलाते हैं जाइलम। फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टिश्यू होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? फ्लोएम। तो फ फूड, फ फ्लोएम, याद रहेगा? फ फूड, फ फ्लोएम। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट इज जाइलम टिश्यू कैसा होता है और फ्लोएम टिश्यू कैसा होता है। यहां देखो, जाइलम मीन्स व्हाट? वाटर। Which part of the plant is responsible for absorption of water? Which part of the plant is responsible for absorption of water? Its root, प्लांट के जो रूट्स होते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब ये जो वाटर है ये जाइलम के थ्रू ऊपर जाएगा टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगी। तो वाटर का जो मूवमेंट होता है ना बेटा, ये हमेशा एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द। तो जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में। क्या चीज? वाटर और मिनरल्स, वन वे मूवमेंट। क्लियर है ना? दूसरे चीज को समझो। जैसे मान लो ये प्लांट है, ये ट्री है, ये लीव्स ने खाना बनाया और एक लीव है यहां पर जो भी खाना बना रहा है। ठीक है, तो लीव्स को अगर आप देखो तो लीव्स को खाना जो है ऊपर भी पहुंचाना है और नीचे भी पहुंचाना है कि नहीं? तो खाना पहुंचाने का काम किसका? फ्लोएम का। तो फ्लोएम में मूवमेंट इज इन बोथ डायरेक्शन। ओके, फ्लोएम में जो मूवमेंट्स होते हैं इट इज इन बोथ द डायरेक्शन। तो टू वे मूवमेंट। एंड फ्लोएम में एक यूनिक सा सेल होता है, एक यूनिक सा पार्ट होता है जिसे हम क्या बुलाते हैं? सीव ट्यूब्स। याद रखिएगा। ठीक है, ये सीव ट्यूब्स में होल्स होते हैं जो कि मटेरियल को अलाउ करते हैं कि एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करने में। सीव ट्यूब्स। नाउ these sieve tubes are attached with a cell called companion cell which helps in the movement of food. इतना ही ध्यान रखने, कंपेनियन सेल्स। तो सीव ट्यूब तक तो है बुक में, कंपेनियन सेल्स जो दे रखा है क्लास 11-12 की एनसीईआरटी। तो कंपेनियन सेल बेटा कहां मिलेगा आपको? फ्लोएम। याद रखिएगा इस चीज को। समझ में आ गया वास्कुलर सिस्टम सभी को? इज वास्कुलर सिस्टम क्लियर टू यू? तो जिस प्लांट में वास्कुलर टिश्यू होगा उसकी अलग कैटेगरी, और जिसमें नहीं होगा उसको क्या बुलाएंगे? सेकंड क्लासिफिकेशन, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा एक ऐसा प्लांट है जिसमें आप रूट, शूट, स्लीव्स वगैरह को डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं, बट उसमें अलग से ये ऐसा वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं हो, वेल डिफाइंड बॉडी। समझ में आ गया? नाउ इस वास्कुलर टिश्यू में, वास्कुलर वाले ग्रुपिंग में फिर दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। एक ऐसा प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस कर सकता है, और ऐसा प्लांट जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो जो प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं? टेरिडोफाइटा। दिस इज डिवीजन 3।
ठीक है, डिवीजन 3। अब जो प्लांट सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब वो सीड देखो क्या हो सकता है, खुला हो सकता है या फिर कवर्ड हो सकता है फ्रूट के अंदर। तो अगर सीड्स प्रोड्यूस करके फ्रूट्स के अंदर कवर्ड है तो उस डिवीजन को बुलाते हैं एंजियोस्पर्म्स, और सीड अगर कवर्ड नहीं है तो उस डिवीजन को बुलाते हैं जिम्नोस्पर्म्स। और जो प्लांट सीड को प्रोड्यूस कर सकते हैं उसका एक नाम और है फेनेरोगैम्स। तो ये डिवीजन नहीं है। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड फेनेरोगैम्स, दे रखा है क्लास 9 के एनसीईआरटी में। नाउ एंजियोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन में अगर आप देखो तो सीड्स हैं, सीड फ्रूट के अंदर है। अब ये जो सीड है इनके पास सिंगल कॉटिलेडन हो सकता है या फिर डबल, ठीक है। तो दो कॉटिलेडन होगा तो सीड को बुलाएंगे डाइकॉट, सिंगल कॉटिलेडन होगा तो उसको बुलाएंगे मोनोकॉट। सर ये कॉटिलेडन क्या होता है, ये देखो दिखा देते हैं कॉटिलेडन। तो इफ दिस इज योर सीड, व्हाट यू विल सी, एक ही तरफ इस तरीके का प्रोजेक्शन है, इसे क्या बुलाते हैं, सिंगल कॉटिलेडन। नाउ सपोज दिस इज योर सीड्स, व्हाट यू विल सी, एक कॉट इधर और एक कॉट इधर, ठीक है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, डाइकॉटिलेडॉन्स, ठीक है। मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं किंगडम 2 से ऑनवर्ड्स ब्रायोफाइटा का, प्लीज याद रखिएगा। ब्रायोफाइटा के एग्जांपल्स याद रखिएगा, लीवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस, ठीक है। सिमिलरली टेरिडोफाइटा में जो है, ये डायरेक्ट यही नाम पूछ लेता है टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो इसके लिए जो एक एग्जांपल्स हम याद रखते हैं दैट इज अजोला, ठीक है ना। अजोला इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, टेरिडोफाइट। सारा नहीं रटना है, ओके। टेरिडोफाइट, अजोला। जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में ध्यान रखना, कॉनिफेरस ट्रीज जो होते हैं दे आर ऑल व्हाट, जिम्नोस्पर्म्स। कॉनिफेरस ट्रीज, पाइनस, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब क्या हो गया, सीड में कवरिंग नहीं होगी, ओके। और जो बच गए दैट विल बी एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स दो तरीके का, मोनोकॉट में आपको ग्रासेस और सीरियल्स, डाइकॉट्स में मस्टर्ड और सनफ्लावर। देखो जो एग्जांपल मैंने दिया है अनगिनत एग्जांपल्स, सब नहीं रटना है, इन सारे को याद करना है बिकॉज दे आर बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम्स मोर ऑफन, ओके। क्लियर है ये चीज। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, एग्जांपल्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जो घेर दिया है प्लीज वही याद रखिएगा, बाकी तो आपकी मर्जी है। मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स ऑलरेडी डन। कुछ फोटो पिक्चर्स लगाया है आपके लिए, दिस इज मॉसेस, मॉसेस है ये। टेरिडोफाइट्स कैसे दिखते हैं, एंजियोस्पर्म्स कैसे दिखते हैं, तो उनके पिक्चर्स हैं, बस लगा दिया। दिस इज जिम्नोस्पर्म, ये वाला जो पार्ट है ना जिम्नोस्पर्म्स, बेयर नेकेड सीड्स, ये उसका एग्जांपल। ठीक है, तो देख लेना, फोटो लगा दिया है ताकि इमेजिनेशन में रहे। और नेक्स्ट सेक्शन इज प्लांट मॉर्फोलॉजी। ये प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ाने बैठ गए तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी विल बी डूइंग टुमारो, एंड टुमारोज क्लास विल बी इन द मॉर्निंग, ओके। कल की क्लास सुबह में होगी, आई थिंक इट विल बी अराउंड 8:30, 8:30।
सुबह में। 7:30 कहाँ, 7:30 में मेरा बेटा, 7:30 में मेरा फिजियोथेरेपी चल रहा होता है। ओके। आज सुबह में करा लिया था, इसलिए सुबह में क्लास नहीं हुआ। शाम का टाइम था आज का, आज के दिन आपकी छुट्टी थी ना, शायद हॉलीडे था। आज शाम का टाइम था तो सुबह में करा लिया था मैंने, फिर मेरे को पढ़ाना था आपको। मिस हो गया था ना 2 दिन लाइट की वजह से। सो दैट्स व्हाई 8:30 विल बी डूइंग इट एट 8:30 टुमारो। 1 घंटे क्लास होगी, 9:15 9:20 तक खत्म हो जाएगा। ओके। उससे ज्यादा तो पढ़ाऊंगा भी नहीं, इतना ही दिमाग में जाना इज वेरी डिफिकल्ट। जैसा हिस्ट्री वैसा बायोलॉजी। मजा आ रहा है बायो में? पढ़ा था इतने डिटेल में बायो कभी? ये बताओ। इतना पढ़ के जाते हैं एग्जाम के लिए? नहीं जाते? गुड। इतना पढ़ के जाना होता है, अभी तो शुरुआत है। अरे स्कूल छोड़ो, अब इंटरेस्ट लो और पढ़ो। ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। बिल्कुल कम्प्रिहेंसिवली, कुछ छोड़ना नहीं होता है। ठीक है। नहीं नहीं, स्टेप्स ऑफ सेल डिवीजन नहीं आता है, इंटरफेस टेलोफेज ये सब नहीं पूछता है। नहीं नहीं, उतना डिटेल में नहीं पढ़ने का। नॉट रिक्वायर्ड। ये सब मत रट लेना। अरे कहाँ गया? ये देख रहे हो यहाँ पर कुछ कुछ फेजेस लिखे हैं यहाँ पर। कैन यू सी दैट? इंटरफेस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड ऑल दीज थिंग्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके। बस क्या होता है वो पढ़ने का, बिकॉज फेजेस आर नॉट गिवन इन 8 9 10 एनसीईआरटी। मैंने आपको बोला ना, मैं आपको उतना ही दूर तक पढ़ाऊंगा, 8 9 10 एनसीईआरटी प्लस 11 12 का जो थोड़ा बहुत जरूरत है वो। मतलब पढ़ने का तो कोई अंत है नहीं बेटा, है कि नहीं? तो टुमारो एट 8:30। ठीक है। बाय एवरीवन। टफ तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आज तो एग्जाम देना नहीं है किसी को? किसी को देना है कि आज एग्जाम या कल? 30 जून को एग्जाम देना है किसी को? नहीं ना। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना दे रहे हैं आपको रटने के लिए, अब इससे कम इससे ज्यादा क्या मिलेगा? ठीक है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अच्छा होगा। अच्छा एक चीज और, बाय करने के पहले, आई विल बी देयर ऑन 38 जून, 30 जून को आई विल बी देयर। ओके। इन पटना। 30 जून को मैं पटना में हूंगा। फ्राइडे है। देख लेना, जो आ सकते हो आ जाना, कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है। क्लास भी होगी वहां पर, शायद करंट अफेयर्स की क्लास होगी। आ सकते हो तो आना, नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ पता है आपकी पेपर है उस दिन 2 to 5। कौन सा पेपर है? हाँ, कौन सा पेपर है? टेस्ट सीरीज का पेपर है, इम्तिहान वाले का? अच्छा मास्टर्स 2 to 5। बढ़िया, कोई बात नहीं, आराम से पेपर दीजिए। ऐसा शायद, आई थिंक आई विल बी देयर बाई 3 4 बजे तक तो रहूंगा, कोई बात नहीं, फिर आऊंगा, फिर मिल लेंगे। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, दीजिए एग्जाम अच्छे से और अच्छे से पढ़िए। ठीक है बेटा। चलो बाय। कल टुमारो मॉर्निंग 8:30। ओके। बाय।